हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास 21 के बारे में बात करेंगे। और आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है वर्गमूल और घनमूल। ये वर्गमूल और घनमूल का हमारा तीसरा भाग होगा। इससे पहले हम पहला और दूसरा भाग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, जो बेसिक बातें थी वो हमने इस चैप्टर के पहले कर चुके हैं, वर्गमूल और घनमूल की। और इसमें हम और क्वेश्चंस देखेंगे आगे। पिछली कुछ जो दो पार्ट्स हैं उनमें भी हमने क्वेश्चंस देखे थे। इसमें सबसे पहले ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये 56/42 बराबर अंडरूट 64 अंडरूट में है एक्स। तो इसको हमें सॉल्व करना है और हमें बताना है कि हमारे पास यहाँ जो एक्स का मान आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर जो कि अंडरूट के अंदर संख्या दी गई है वर्गमूल में, उसको हल करेंगे। इसको लिखेंगे 56/42 इक्वल टू, अगर आप अंडरूट के अंदर 64 है, अंडरूट के अंदर 64/x लिखा गया है, इसको आप लिख सकते हो अंडरूट 64 बटा में अंडरूट एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों चीजें एकदम सही होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इस चीज को ऊपर नीचे अंडरूट लगाया तो इसका मतलब अंडरूट 64 का जो मान होता है वो होता है हमारे पास 8। और अंडरूट एक्स की जगह अंडरूट एक्स सेम रहेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8 बटा के अंदर अंडरूट एक्स। हमें आंसर सिर्फ निकालना है, इस x की वैल्यू बतानी है कि इस x की जगह पे क्या आएगा। आगे आप इसको काट सकते हो, 8 को काटोगे कि 8 सत्ते 56, 56 पे कटेगा। और ये 7 से 42 कटेगा 6 बार, यानी कि 7 को आगे फिर काटोगे तो ये 7 छिके 42। अब आपके पास आ गया अंडरूट एक्स बराबर में आएगा 6। तो x का मान होगा, अंडरूट हटाओगे तो दूसरी साइड स्क्वायर लगेगी। तो x 6 की स्क्वायर हो जाएगी 36। तो 36 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या आप इसको अगर नहीं ऐसे करना चाहते, कीजिए, आप क्या करोगे, 56/42 बराबर 8 बटा में अंडरूट एक्स। इसके बाद आप तिरछा गुणा करके भी इसको पक्षांतरण करके भी हल कर सकते हैं। जैसे आप 56 का गुणा होगा अंडरूट एक्स से इक्वल टू 8 का गुणा होगा 42, यानी कि 42 से। अंडरूट एक्स बराबर यह आएगा 8 गुणा में 42 बटा में 56। फिर इसको आप हल करोगे, ये आएगा आपके पास में 36। और एक्स बराबर अंडरूट को आप हटाओगे यहाँ से तो इधर लगेगा, ये इसको आप हल करोगे तो ये आएगा 6 आपके पास। और अंडरूट हटाओगे तो इसकी 6 की क्या हो जाएगी, स्क्वायर। 6 की स्क्वायर हो जाएगी 36। 36 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडरूट 125 डिवाइड बाई 0.25। इसको हमें सॉल्व करना है। इसके लिए हम एक सबसे पहले क्या करेंगे कि जो नीचे वाला ये दशमलव है इसको हटाएंगे यहाँ से, तो ये आएगा अंडरूट 125 डिवाइड बाई 0.25। यहाँ इस पॉइंट को आप अगर यहाँ से हटाओगे तो ऊपर की तरफ 2 जीरो लगेंगी। जितने दशमलव के बाद में आपके अंक होंगे उतने ही जीरो आप ऊपर की तरफ लगाओगे। तो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बाद में यहाँ 2 अंक है तो ऊपर की तरफ 2 जीरो लगेंगे। यहाँ आपके पास है अंडरूट 125 डबल जीरो डिवाइड बाई 25। जब आप इसको डिवाइड करोगे 25 से तो आपके पास में आ जाएगा अंडरूट के अंदर 25 पंजे 125 और ये 2 जीरो, अंडरूट में आएगा 500। अगर आप इस अंडरूट 500 को इसके बाद में आगे हल करना चाहते हैं तो फिर आप इसको क्या करोगे, 500 को लिखोगे 100
इंटू 5, इसमें तोड़ सकते हो। और फिर 100 को अगर आप बाहर निकालोगे तो अंडर 100 को जब बाहर निकालोगे तो अंडर 100 का मान होता है हमारे पास में 10, अंदर बचेगा अंडर का 5, तो 10 अंडर 5 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अंडर के अंदर सीधी डायरेक्ट वैल्यू हो फिर तो हम हल कर सकते हैं। जैसे अंडर में 81 है तो हम लिख सकते हैं 9। अगर अंडर में यहाँ 64 है तो हम लिख सकते हैं 8। यानी कि आप 9 की स्क्वायर करोगे 81, 8 की स्क्वायर करोगे 64 आएगा। और अगर आप यहाँ मान लो अंडर के अंदर 121 है तो आप इसको लिख सकते हो 11, यानी कि 11 की स्क्वायर, ये आएगी आपके पास में 121। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई हैं वो दी गई है अंडर में 32 प्लस में अंडर 48 प्लस बटा के अंदर अंडर 8 प्लस अंडर 12। तो जब भी इस प्रकार से होगा तो आप क्या करोगे, आप इस संख्या का कोई ना कोई गुणनखंड में ऊपर वाली संख्याएं हैं और नीचे वाली संख्याएं सबको गुणनखंड के अंदर तोड़ोगे। जैसे यहाँ 32 लिखा गया है तो 32 को आप लिख सकते हो, मान लो यहाँ आपने लिखा कुछ ऐसी संख्या में तोड़ो जाकि जो कि आपस में कॉमन आए, यहाँ ऊपर की तरफ कॉमन आए या फिर नीचे की तरफ कोई संख्या से कटे। इस प्रकार से इसको हल करेंगे हम। जैसे 32 को आप लिखोगे तो 16 गुणा 2 में लिख सकते हो, 16 दूनी 32। प्लस के अंदर यहाँ है आपके पास 48, 48 को क्या लिखोगे 16 गुणा 3, तो 16 गुणा 3 क्या हो जाएगा 48, यानी कि 48। फिर है डिवाइड नीचे की तरफ, यहाँ आप क्या करोगे, अब यहाँ 8 है तो 8 को लिख सकते हो 4 गुणा में 2। फिर प्लस यहाँ है आपके पास में 12, तो इस 12 को क्या करोगे आप तोड़ोगे तो इसको लिख सकते हो आप 4 गुणा में 3। अब जब आप इसको आगे हल करोगे तो इसके बाद में आपके पास यहाँ अंडर 16 को बाहर निकालोगे तो इसको लिख सकते हो आप 4, यानी कि 4 की स्क्वायर कितनी होती है 16, और अंदर रहेगा आपका अंडर 2। इसके बाद में प्लस यहाँ फिर 16 इसको बाहर की तरफ लिखोगे, ये आएगा आपके पास 4, और यहाँ अंदर रहेगा अंडर 3 बटा के अंदर नीचे जो संख्या है 4 है अंडर के अंदर, जब आप इसको बाहर की तरफ लिखोगे तो ये आएगा 2, और अंडर के अंदर रहेगा अंडर 2 प्लस, और यहाँ जो 4 है इसको आप बाहर निकालोगे तो ये आएगा 2, और अंडर में रहेगा 3। इसके बाद में आप कॉमन देख सकते हो, ऊपर नीचे जो भी चीज़ कॉमन होती है उसको बाहर लिखेंगे। जैसे यहाँ 4 और 4 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर लिखोगे और अंदर क्या बचेगा आपका अंडर 2 प्लस अंडर 3। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ 2 कॉमन निकालोगे, अंदर बचेगा अंडर 2 प्लस में अंडर 3। अब आप इसको क्या करोगे, 4 में अंडर 2 प्लस 3 और अंडर 2 प्लस 3, ये क्या है आपस में एक जैसे हैं, और एक जैसे हैं तो आप इनको काट सकते हो। यानी कि इस चीज़ से इस चीज़ को काटोगे तो क्या बचेगा 4/2, 4 में 2 का भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। और बस एक बात का ध्यान रखो कि इसके अंदर जब पूरा पूरा जैसे वर्गमूल ना हो, जैसे अंडर 81 को तो हम डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं, 64 को 8 लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगर पूरा वर्गमूल सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं हमारे पास दी गई हैं इसको हम गुणा के अंदर लिखेंगे, और गुणा में लिखने के बाद में इसके अंदर जो जिसका अंडर बनेगा, जो भी संख्या का अंडर बनेगा उसको हम बाहर की तरफ लिख सकते हैं। जैसे 16 का हम बता सकते हैं 4 होता है, तो 16 को हम बाहर की तरफ लिख के 4 लिखेंगे, और यहाँ 4 का अंडर 2 है तो नीचे 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 अंडर 2 में लिखा जाएगा। फिर जो भी इन संख्याओं में कॉमन आएगा ऊपर नीचे उसको क्रॉस करेंगे और इसमें डिवाइड देके इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि यहाँ जब अंडर 676 दिया है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा, जो 676 होता है ये किसकी स्क्वायर होगी, ये 26 की, तो ये आएगा हमारे पास 26 बटा के अंदर आएगा हमारे पास अंडर x।
और बराबर है 26/31। आप दोस्तों सीधे डायरेक्ट भी संख्याओं को काट सकते हैं। हमेशा क्या होता है कि जब बराबर होता है तो बराबर के आमने सामने वाली संख्याएं हमेशा एक दूसरे से कट जाती हैं। ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले से कटती है और नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कटती है। अगर आप यहाँ से काटोगे डायरेक्ट तो 26 को 26 से काट सकते हो। आपके पास क्या बचेगा, √x बराबर में 31। अगर आप √x का स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो √x को स्क्वायर करोगे तो आएगा x, और 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961। आपका आंसर आएगा x बराबर 961। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं काटना चाहते तो फिर आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ आएगा आपका 26/√x बराबर है आपके पास 26/31। तो आप क्या करो, तिरछा गुणा करो इसका। तिरछा गुणा भी हो सकता है या इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या कर, इसका गुणा आपको इससे करना होगा और आपस में इस तरह से गुणा करना होगा जैसे कि हमारा क्रॉस बनता है। तो क्रॉस गुणा करके भी आप इसको हल कर सकते हो। जैसे यहाँ क्रॉस गुणा करोगे √x का 26 के साथ करोगे तो आपके पास आएगा 26 गुणा में √x और बराबर आएगा 26 गुणा में 31। और यहाँ लिखोगे आप √x बराबर 26 गुणा में 31, और ये गुणा वाली संख्या जो 26 ये इसके भाग में चली जाएगी। जब भी बराबर का निशान के दूसरी तरफ संख्याओं को ले जाया जाता है तो गुणा वाली संख्या आपकी भाग में चली जाती है और भाग वाली संख्या आपकी गुणा में चली जाती है, और प्लस वाली संख्या माइनस में होती है और माइनस का चेंज होता है प्लस के अंदर। तो ये होता है जब हम पक्षांतरण करते हैं या फिर हम एक संख्या को दूसरी संख्या बराबर की तरफ एक संख्या को दूसरी तरफ ले जाते हैं। यानी कि अगर संख्याओं के निशान प्लस के हैं तो वो माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाएगी, और गुणा वाली भाग की हो जाती है और भाग वाली संख्या गुणा में बदल जाती है जब बराबर की दूसरी तरफ संख्या को ले जाया जाता है। अब आप यहाँ √x बराबर ये है तो यहाँ 26 में 26 का भाग देख सकते हो या इसको डायरेक्ट काट सकते हो। तो आपके पास आएगा √x बराबर 31, और x बराबर आएगा, जब भी √ को हटाते हैं तो दूसरी तरफ हम स्क्वायर लगाते हैं। √ को हटाया जाता है तो दूसरी तरफ जो भी संख्या होगी उसकी पावर यानी कि उसकी घात लगेगी, और 31 की स्क्वायर हो जाएगी 961। तो 961 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। तो जब भी आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ √ लगा है तो √ को आप सबसे पहले हटाओगे। सबसे पहले आप इस अंदर वाले पार्ट को हल करो और उसके बाद आप √ को हटा के फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्लस को हल करेंगे, 1 प्लस में x बटा में 144 को। तो आप क्या करोगे, जैसे 144 को हम क्या करेंगे, लघुत्तम मानेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे। और यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर 144 का एलसीएम लेंगे तो 1 पे जाएगा तो 144 प्लस में x और ऊपर लगेगा √। इसको आपने सॉल्व किया और बराबर में लिखा गया हमारे पास 13/12। अब हम इस √ को हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 144 प्लस x और बटा में आएगा 144 बराबर आएगा 13/12 है, इसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर। 13/12 की स्क्वायर, तो 13 की स्क्वायर करोगे क्या आएगा 169, और 12 की स्क्वायर 144, और इधर क्या आएगा 144 प्लस x बटा 144। अब आप क्या करोगे, इस 144 को इस 144 से काट सकते हो। तो आपके पास x बराबर वैल्यू आएगी 169 माइनस 144। x को इसी तरफ रखा, ये दोनों संख्याएं तो नीचे वाली काट सकती हो। x इधर है तो प्लस का ही रहेगा, 144 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर आपके पास आएगा 25।
तो x आपके पास क्या है 25, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 25 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी होती है दोस्तों। इस प्रकार से जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप शॉर्टकट ट्रिक से भी उसको हल कर सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक यह होती है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अब हम इसको योग गुणा अंतर से भी हल कर सकते हैं। योग गुणा अंतर से यानी कि जब ये दो संख्याएं हमारे पास हैं 13 और 12, ये जो दो संख्याएं हमारे पास है 13 और 12, इनको आप जोड़ोगे यानी कि 13 और 12 को ऐड करोगे, कितना आएगा, जो भी आए ये हो गया आपका योग यानी कि जोड़। और इनके योग को इनके अंतर से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। 13 और 12 का आप अंतर देखोगे तो डिफरेंस कितना आएगा, एक आएगा। 13 और 12 का डिफरेंस एक आएगा और 13 और 12 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 25। 13 और 12 जोड़ोगे तो 25 आएगा, 25 होएगा, 25 का एक से गुणा करोगे कितना आएगा, 25। तो 25 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो ये होती है इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक, इससे आप हल कर सकते हो। मेथड ये रहेगा कि योग गुणा में आपको अंतर से गुणा करना होगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं को आपस को जोड़ना है और इनके डिफरेंस से इनको मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर बेसिक मेथड है जो ये वाला, आप इस बेसिक मेथड से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडरूट 24, बराबर में दिया गया है 4.899 और बराबर है, ये है अंडरूट के अंदर 8/3। हमें आंसर बताना है कि अंडरूट के अंदर 8/3 का हमारा राइट आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ वैल्यू दी जाती है अंडरूट के अंदर, अगर उसका डायरेक्ट आंसर नहीं निकलता तो हम उसको, अगर यहाँ वैल्यू दी गई है हमारे पास अंडरूट 24 का मान दिया गया 4.899, तो क्वेश्चन के अंदर इसका मान देने का मतलब यही है, इसकी वैल्यू देने का कि इसका अंडरूट 24 का कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज होगा, क्योंकि कोई ना कोई संख्या अंडरूट 24 पढ़ेंगी तभी इसको क्वेश्चन में रखा गया है कि इसकी वैल्यू इस प्रकार से। तो आप क्या करोगे, जैसे हमारे पास यहाँ दिए गए अंडरूट 8/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडरूट 8 बटा में अंडरूट 3। इस प्रकार से आप इस संख्या को अलग अलग करके भी लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, अंडरूट 3 का ऊपर नीचे दोनों तरफ ऊपर नीचे गुणा करना है। अंडरूट 3 का क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा करना है। अगर आप जैसे इस अंडरूट 3 का ऊपर नीचे गुणा करोगे, क्योंकि इसको अंडरूट 3 से अंडरूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडरूट 3 में अंडरूट 3 का भाग दोगे तब भी एक आएगा। तो इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन गुणा और भाग दोनों तरफ करना होता है ताकि क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस ना आए, कुछ भी बदलाव ना आए। अगर आप अंडरूट 3 का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो जो आपकी वैल्यू है वह चेंज नहीं होगी। इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हो। गुणा हमेशा ज्यादातर उसी संख्या का किया जाता है जो नीचे अंडरूट वाली संख्या होती है, उसका ही हम गुणा करते हैं। अब ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करोगे 8 और 3 का, तो ये हो जाएगा 8 3 24, अंडरूट का क्या बनेगा 24। और नीचे की तरफ जब अंडरूट 3 का गुणा अंडरूट 3 से होगा, ये आपका हो जाएगा 3। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सिंपल संख्या होती है और दो उसकी अंडरूट वाली संख्याओं का गुणा होता है, वह उस संख्या के इक्वल होता है। यानी कि अंडरूट 3 का गुणा अंडरूट 3 से होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। यह चीज पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि जैसे x है, अगर दो अंडरूट वाले x को आपस में गुणा करोगे तो आपके पास सीधा एक x आएगा, इस प्रकार से। या फिर इस चीज को और अच्छा से समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो अंडरूट x होता है वह आपकी हमेशा हाफ पावर होती है, यानी कि 1/2 पावर होती है। आधी पावर होती है, अंडरूट x को हमेशा आधी पावर बोला जाता है, यानी कि x की पावर 1/2। तो आप यहाँ देखोगे कोई भी सिंपल संख्या होती है उसके ऊपर कुछ भी पावर ना हो तो हम एक मानते हैं। तो यहाँ x की पावर 1 मानी जाएगी, और अंडरूट के अंदर जो x है इसको हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और इस अंडरूट के ऊपर जो अंडरूट लगा हुआ है x के ऊपर, इसको भी हम गुणा के अंदर क्या मानते हैं, इसकी पावर क्या हो जाएगी, हाफ। तो अंडरूट x की जो घातें दी गई हैं, यहाँ अंडरूट x दिया गया, इसका मतलब x की पावर 1/2 दी गई है, यानी हम अंडरूट x को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो अंडरूट x को हम 1/2, फिर अंडरूट x को 1/2 लिखेंगे। और गुणा के अंदर क्या होती है, घातें जुड़ती हैं हमेशा।
गुणा के अंदर घातों में घातें जुड़ती हैं, प्लस होता है, और जब हम भाग देते हैं तो हम घातों को माइनस करते हैं। भाग के अंदर घातें माइनस होती है और गुणा के अंदर घातों का योग होता है, यानी कि जोड़ होता है। तो अब आप आधार समान होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि आपका बेस समान होना चाहिए। तो बेस हमारा यहाँ है एक्स, एक्स है बेस हमारा, आधार हो जाएगा, समान है दोनों तरफ, तो हम घातों को जोड़ेंगे, 1/2 और 1/2 को जोड़ोगे तो एक्स की पावर 1 आ जाएगी। इसीलिए लिखा जाता है कि अंडर एक्स का गुणा अंडर एक्स के साथ करते हैं तो हमारे पास एक्स आता है, तो एक्स की पावर 1 आ जाती है, यानी कि एक्स हमारी वैल्यू आती है। तो ये होता है इसका बेसिक मेथड, जिससे ये है क्वेश्चन, मतलब अंडर रूट वाला क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ अंडर रूट 3 को अंडर 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ तक ये क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू दी गई है हमारे पास अंडर रूट की, अंडर रूट 24 की वैल्यू दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 24 का मान रखेंगे। अंडर रूट 24 का मान है 4.899, और इसके अंदर भाग देना हमको 3 से। 3 से जब इसको भाग दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.633। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट के अंदर मान दिया गया अंडर रूट 8 दिया गया, फिर इसका आगे दिया गया है 729, और इसका दिया गया है हमारे पास घनमूल। तो इस प्रकार का जब भी आपके पास दो अंडर रूट वाला क्वेश्चन आए, वर्गमूल या घनमूल लगाओ, मैंने आपको चीज सिंपल सी एक चीज बताई थी, जब भी ऐसे करके अंडर रूट लगा है तो ये होता है वर्गमूल। और जब आपके पास मान लो यहाँ 2 लिखा जाए छोटा सा और फिर ये लगा जाए, तब भी आपकी बात वर्गमूल की ही होती है, यानी कि ये दोनों चीजें सेम है। अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर ऐसा लगा दिया जाए और कुछ भी नहीं लिखा, फिर आप उसको वर्गमूल मानते हो, अगर यहाँ घनमूल निकालना है तो फिर आपको यहाँ 3 लगाना होगा, यानी कि यहाँ 3 लगा, इसका मतलब ये वर्गमूल नहीं, ये घनमूल की बात हो रही है, यानी कि क्यूब रूट की बात हो रही है। स्क्वायर रूट की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ अगर 3 लगा है तो घनमूल यानी कि क्यूब रूट की बात की जा रही है। अब आप सबसे पहले इस क्यूब रूट वाले पार्ट को हल करोगे, हमेशा इस तरफ से हल किया जाता है अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन को, अंदर वाले पार्ट से, फिर बाहर, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 729 को हल करेंगे। 729 के बाहर 3 लगाया गया है, इसका मतलब इसका हमने घनमूल निकालना है। तो 729 है, ये किसका घनमूल होता है, यानी कि किसकी क्यूब होती है, वो 729 होती है। तो 9 की क्यूब हमारे पास कितनी आती है, 729। तो अब हम 729 को हल करेंगे तो अंडर रूट में 8 आएगा, अंडर रूट में 8 आएगा, और अंदर गुणा के अंदर क्या बचेगा, इस 729 को हल करेंगे, यानी कि 729 का हम घनमूल करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, तो वो आएगी हमारे पास 9। 8 गुणा 9 के ऊपर अंडर रूट लगेगा। अब हम क्या करेंगे, जो अंडर रूट लगाया गया है, जो 9 है, 9 को अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारी एक संख्या बनेगी सिंपल, ये आ जाएगी 3। 9 को अगर बाहर निकालते हैं तो कितना आएगा, 3। और अंडर रूट 8 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अंडर रूट 8 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको गुणा के अंदर तोड़ सकते हो। अंडर रूट 8 को अगर आप गुणा के अंदर तोड़ोगे तो 2 गुणा 4 में भी तोड़ सकते हो, या कैसे भी करके 2 गुणा 2 3 बार भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये इसको तोड़ोगे तो 4 गुणा 2 में तोड़ सकते हो। फिर आगे इसको हल करना चाहते हो तो 4 को अगर बाहर निकालोगे अंडर रूट से तो 2 में निकलेगा बाहर, यानी कि 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो अंदर एक अंडर रूट का 2 हमारे पास बच जाएगा, यानी कि अंडर रूट 8 को हम 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। इस अंडर रूट 8 को हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट 2, और गुणा में है 3। अब हम क्या करेंगे, 3 को 2 से आप गुणा करोगे, 3 दूनी 6, 6 अंडर रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या होता है, जो संख्या का अंडर रूट अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा तो उसको आप गुणा के अंदर तोड़ सकते, फिर उसको आगे सॉल्व कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ताकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है।
और 300 दिया गया है हमारे पास। 300 को हम किस संख्या से गुणा करेंगे कि वो हमारी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना है कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है हमको, और 300 से किस संख्या को हम मल्टीप्लिकेशन करें। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए कि किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए या किस छोटी संख्या से भाग दिया जाए और पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए या पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो हमारा संख्या दी जाती है, यहाँ संख्या दी गई है 300, इसको हम गुणनखंड में तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये। देखो 300 को अगर आपको तोड़ना है तो आप, बहुत सारे तरीके होते हैं तोड़ने के लिए, लेकिन आप किसी भी तरीके से तोड़ सकते हो। जैसे मैं इसको तोड़ूंगा 3 के अंदर, 3 गुणा 100 लिखूंगा तब भी 300 हो जाएगा। अब मैं 100 को आगे तोड़ना चाहूँ तो 10 गुणा 10 के अंदर तोड़ सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा 300। यानी कि अगर 3 को आप 10 गुणा 10 इन तीनों संख्याओं को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वर्ग के अंदर हमेशा दो दो के जोड़े बनाते हैं। वर्ग के अंदर कितने कितने के, दो दो के जोड़े बनते हैं, और घन के अंदर तीन तीन के जोड़े बनाए जाते हैं। ये चीजें बेसिक चीजें मैं पहले आपको इस चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ, जब शुरुआत की 2 क्लासें हुई थी, कि वर्ग के अंदर हमेशा दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं और घन के अंदर तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ दो दो के अगर आप जोड़े बनाओगे तो 10 और 10 ये तो एक जोड़ा बन गया, लेकिन 3 वाला जोड़ा अभी अधूरा है। तो इसको पूरा करने के लिए हम किसका गुणा करेंगे, यहाँ अगर गुणा 3 से किया जाए तो यह जोड़ा कंप्लीट होगा, ये जोड़ा कंप्लीट होगा। तो किस संख्या से गुणा किया जाएगा, 3 से, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि यहाँ 3 का जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या गुणा करना होगा, 3 से गुणा करना होगा ताकि 3 का जोड़ा एक कंप्लीट बन जाए उसी सेम संख्या से। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। अब देखते हैं इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। इस बार घन की बात हो रही है। तो जब हमें अब घन संख्या की बात हो रही है तो घन के अंदर हमेशा कितने कितने के जोड़े बनेंगे, तीन तीन के जोड़े बनेंगे। तो हमारे पास जब घन की बात हो रही है तो हम जोड़े जो बनाएंगे वो तीन तीन के बनाएंगे। तो यहाँ संख्या है हमारे पास 675। अब आप इसको तोड़ोगे, यानी कि 675 को अलग अलग संख्याओं में तोड़ोगे। अगर आपको वैसे सॉल्व ना करना है किस प्रकार तोड़ते हैं, तो आप ऐसे एक लाइन लगाइए। ये बेसिक तरीका मैं पहले बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। सबसे पहले हम 2 से भाग दे के चेक करते हैं। 2 से भाग नहीं जा रहा तो 3 से, 3 से नहीं जा रहा तो 4 से, इस प्रकार आगे चलते जाते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग देने के लिए मैंने आपको बेसिक मेथड बताया था नंबर सिस्टम के अंदर। जो डिविजिबिलिटी रूल्स बताए थे वो यहाँ काम देंगे आपको। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, वो चैप्टर पहले अच्छे से कंप्लीट किए हैं, तभी आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको दूसरी बार बता देता हूँ। यहाँ 675 को आप काट रहे हो 2 से, तो 2 से ये संख्या नहीं कटेगी क्योंकि इसके अंतिम अंक इसका 0, 2, 4, 8, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। यानी कि अंतिम अंक अगर आपका सम अंक नहीं है, यानी कि इवन अंक नहीं है, तो फिर ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो ये संख्या 3 से कट सकती है क्या, 3 के लिए हमारे पास रूल होता है कि सभी अंकों का योग 3 से अगर कटता है तो वह संख्या भी 3 से कटती है। तो 6 और 7 13, 13 और 5 18। अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 18। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी क्योंकि 18 में 3 का भाग चला जाता है। 3 से काटोगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक बचेगा 15, 3 पंजे 15, 5 और 4 9, फिर भी 3 से कटेगी। तो 3 साते 21, एक बचा 15, 3 पंजे 15। इसके बाद फिर 3 से कटेगी, 25 तिया 75। अब 3 से नहीं कटेगी क्योंकि 5 और 2 7 होते हैं, 7 में 3 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसके अंदर हम 5 का भाग देंगे, 5 5 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। तो ये हमारा पूरा 675 का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 गुणा में 3 गुणा में 3, और 5 आ रहा है 2 बार, 5 गुणा 5। अब दोस्तों करना ये है कि इस संख्या में हमें क्या करना है कि 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि यह पूर्ण घन बन जाए, यानी कि क्यूब बनानी है हमें।
पूर्ण घन बनानी है, घन संख्या बनानी है, तो हम क्या करते हैं, घन के अंदर हम, जैसे मैंने पहले बताया था, वर्ग के अंदर दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं और घन के अंदर तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं। तो अब हमें घन बनाना है, तो हम तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो तीन का एक जोड़ा कंप्लीट हो गया, पांच का जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, पांच से गुणा करेंगे। तो किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जा रहा है, पांच से, तो ये पांच हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा पांच। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न। ये हमारा अगला नेक्स्ट प्रश्न है, अंडरूट 75 माइनस अंडरूट 192 और प्लस में अंडरूट है 48। जब भी दोस्तों अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि देखो अगर डायरेक्ट हमारे पास हमें अंडरूट 75 का आंसर नहीं बता सकते कितना। अगर यहाँ अंडरूट 75 की जगह अंडरूट 81 होता, फिर हम इसको लिख सकते थे 9, क्योंकि अंडरूट 81 की वैल्यू हम डायरेक्ट बता सकते हैं, तो अंडरूट 75 की नहीं बता सकते। जब भी ऐसी संख्याएं हो अंडरूट के अंदर जिसकी संख्या हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो हम उनको गुणनखंड के रूप में आगे तोड़ेंगे। जैसे आप 75 को तोड़ोगे, तो इसको अगर आपको तोड़ना है तो आप 25 × 3 में तोड़ सकते हो। 25 × 3 में तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 75। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि 25 का हमें वर्गमूल पता है कितना होता है, 5 होता है। तो हम इसको 25 × 3 में तोड़ेंगे। आगे है माइनस, तो माइनस। अब है अंडरूट 192, इसको आप अंडरूट 64 × 3 में तोड़ सकते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपको तो पता है कि यार इसको 64 × 3 में तोड़ सकते हैं, हमको कैसे पता लगेगा कि इसको 64 × 3 में तोड़ें या किसी और संख्या में। इसके लिए आप क्या करना, 192 को सबसे पहले छोटी संख्या 2 से काटना स्टार्ट करो। 2 से काटो ये संख्या को, फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटो। 2 से भाग जा रहा है तो 2 से काटो। ऐसी संख्या से देखो कि ये बड़ी से किस बड़े से बड़े नंबर से कट जाए, ताकि हमें ज्यादा लंबा उस क्वेश्चन को ना खींचना पड़े। जैसे 192 को आप तोड़ रहे हो, 2 से तो पता चल रहा है कि टूट रही है संख्या ये। क्या ये 3 से भी कट रही है क्या, ये देखो। अगर ये 3 से कट रही है तो ये भी देखो कि ये 4 से भी कट रही है क्या। तो आप ऐसा बड़ा नंबर सोचो जिससे ये संख्या कट जाए। यानी कि अब 8 से काट के देखो, 8 दूनी 16, 3 बचेगा 32, 8 चौके 32, 84 से भी कट रही है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, 8 से काट के देखो, 8 दूना 16, 3 बचे 32 हुआ, 8 चौके 32, तो 24 अट्ठे कितना हो जाएगा, 192। आप ऐसे भी काट सकते हो। लेकिन अगर आप इस 24 × 8 में तोड़ोगे तो फिर आपके पास जो अंडरूट आएगा, अंडरूट तो लगेगा इसके ऊपर, तो फिर 24 का कोई वैल्यू नहीं होता डायरेक्ट। हमारे पास डायरेक्ट को आंसर आता नहीं 24 का, क्योंकि ये पॉइंटों में आएगा। और 8 की भी हमारे पास कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती। तो इस प्रकार से ऐसी संख्याओं में तोड़ना होता है जिसमें कोई कुछ ना कुछ अंडरूट में उसको हल करें तो आगे उसका कुछ ना कुछ आंसर आए। इसके बाद में है प्लस, फिर है आगे हमारे पास 48। तो 48 को आप 16 × 3 के अंदर तोड़, 16 × 3 = 48। अब हमने इन संख्याओं को इस गुणा के रूप में लिखा। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये संख्याएं, जैसे अंडरूट 25 की वैल्यू हमें पता है 5 होती है, तो इस अंडरूट 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। गुणा के अंदर आया, बचा है अंडरूट 3। इसके बाद में है हमारे पास माइनस, अंडरूट 64 को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 8, और अंदर बचेगा अंडरूट 3। इसके बाद में आएगा प्लस, अंडरूट 16 को बाहर की तरफ लिखोगे कितना आएगा, 4, और अंदर बचेगा अंडरूट 3। इसके बाद में आप क्या करोगे, ये अंडरूट के साथ वाली संख्या हमेशा में अगर बीच में कोई भी प्लस माइनस नहीं है तो ये गुणा में मानी जाती है। अब देखो यहाँ 5 √3 है और यहाँ है 4 √3, दोनों संख्याएं क्या है, प्लस की हैं। जिस संख्या के आगे कोई भी निशान नहीं होता उसको हमेशा प्लस की माना जाता है। तो 5 √3 और 4 √3 कितने हो जाएंगे, 9 √3, और माइनस में है 8 √3। इस प्रकार से वर्गमूल वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है। अब 9 √3 में से 8 √3 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 √3, या फिर सीधा √3, क्योंकि 1 से फिर गुणा करोगे तो वापिस यही संख्या आपके पास फिर आ जाएगी। तो √3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है। जब डायरेक्ट अंडरूट के अंदर आपको संख्याओं की मान ना पता हो तो आप उनको गुणनखंड के अंदर तोड़ सकते हो और फिर आके उसको हल कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 की पावर 40 का आधा क्या होगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है देखने के अंदर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर गलती कर देते हैं जिनको कुछ बेसिक चीजें नहीं पता होती। गलती इसमें यही होती है दोस्तों, कई पहला ही ऑप्शन दिया जाता है कि 2 की पावर 20, ऑप्शन टिक कर देते हैं स्टूडेंट क्योंकि उनको लगता है कि 40 है तो आधी पावर कर रही है तो 40 का आधा 20 हो जाएगा। लेकिन पावर के अंदर ऐसा नहीं होता, घात में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता देखो, इस चीज को आप ध्यान से समझो। वैसे हम आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे घातांक और करनी के अंदर, उसके अंदर अच्छे से और भी डिस्कस करेंगे। तो जब भी आधे की बात होती है तो आधा होता है हमारा 1/2। आधा यानी कि हाफ। हाफ को हम फ्रैक्शन के अंदर 1/2 लिखते हैं। और वैसे हम हाफ को क्या लिखा जाता है, परसेंटेज में बोलते हैं 50%। कोई भी चीज के अंदर 50% है कोई भी चीज, यानी कि वो चीज, वो भी संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। कई बार बोला जाता है 50% डिस्काउंट, मतलब अगर 100 की चीज है वो 50 की हो जाएगी। अब हमें सॉल्व करना है 2 की पावर 40 को। तो 2 की पावर 40 को आधा करना है, तो 2 की पावर 40 को आधा करने के लिए 1/2 करेंगे, यानी कि 2 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि जब किसी संख्या के ऊपर कोई भी पावर ना हो तो वो संख्या हमेशा क्या होती है, उसके ऊपर कोई कुछ एक पावर जरूर होती है। उसके ऊपर कितनी पावर होती है, क्योंकि 2 की पावर 1 का मान हमेशा क्या आएगा, वही सेम संख्या। किसी भी संख्या की पावर अगर 1 लगाओगे तो वही सेम संख्या आपका उत्तर हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, 2 की पावर 40 है, नीचे 2 की पावर 1 है। नीचे वाली संख्या को जब आप ऊपर की तरफ लिखोगे, नीचे वाली संख्या की पावर ऊपर की तरफ जाएगी तो वो हमेशा भाग में जाएगी। इससे पहले वाला स्टेप बताता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। 2 की पावर 40 बटा में है, इसका मतलब ये संख्या हो जाएगी भाग में, और ये हो जाएगी 2 की पावर 1। अब यहाँ बीच में निशान है भाग का, और इधर संख्या 2 की पावर 40 है और भाग देना 2 की पावर 1 से। और मैंने कुछ थोड़ा टाइम पहले पीछे हुआ एक क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर क्या चीज बताई थी, ये वाला क्वेश्चन करवाया था। इसमें मैंने क्या बताया था कि जो संख्या, यहाँ मैंने चीज बताई थी कि जब गुणा के अंदर होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, और भाग में घातें माइनस होती हैं। इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम घातांक और करनी चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर पूरा डिटेल में इस चीज को बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं और भाग के अंदर माइनस होती हैं। ये तब होती हैं जब हमारा बेस यानी कि आधार हमारा समान हो। तो अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ आधार देखोगे तो इधर संख्या आधार है 2, इधर भी हमारा बेस है 2, आधार समान है और बीच में निशान भाग का है, तो हम क्या करेंगे, घातों को माइनस करेंगे। अगर यहाँ गुणा का निशान होता घातों को प्लस करते, यानी कि 2 की पावर 1 है और इधर 2 की पावर 40 है, तो 40 में से 1 करोगे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 39, 39। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर 40 का आप आधा करोगे तो आंसर आएगा 2 की पावर 39, यानी कि 39। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा गया है। ये जिस एग्जाम में आया है वो आया है रेलवे के एग्जाम के अंदर, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अंदर कैसे सॉल्व किया जाएगा, अंडरूट के अंदर 1225 है, गुणा के अंदर अंडरूट लगा है फिर, और अंडरूट का भाग है x, और इक्वल टू है 70 यानी कि 70। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बाहर वाला अंडरूट है, यानी कि जो वर्गमूल दिया गया, इसको हटाएंगे यहाँ से। और जब भी हम, आपको पता है दोस्तों, इस बाहर वाले अंडरूट को हटाते हैं वर्गमूल को, तो जो बराबर के अंदर जो संख्या लिखी जाती है उसकी क्या लिखी जाती है, उसकी स्क्वायर, यानी कि उसका वर्ग किया जाता है। अब इस अंडरूट को हटाएंगे तो 70 जो है, 70 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर हमारे पास आता है 4900। स्क्वायर के अंदर जो जीरो होती है एक संख्या में हो तो वर्ग करने के बाद वह डबल हो जाती है।
अगर अंदर संख्या के अंदर 2 जीरो है तो स्क्वायर करने के बाद 4 जीरो बाहर लिखी जाएंगी, और जो संख्या है उसकी सेम स्क्वायर लिखी जाती है। जैसे 7 की स्क्वायर 49, और अंदर 1 जीरो है तो बाहर स्क्वायर करने के बाद में डायरेक्ट 2 जीरो आ जाएंगी। अब हम इसके बाद में देखो क्या करेंगे कि जो अंडरूट के अंदर हमारे पास संख्या दी गई है, ये दी गई है अंडरूट में 32 बटा में अंडरूट एक्स, यानी कि 32 के अंदर भाग देना एक्स का, तो यही सेम चीज मैंने यहाँ लिखी है। बराबर के अंदर आपके पास है 4900, यानी कि 4900, और डिवाइड आएगा, यहाँ गुणा का है 1225। यहाँ देखोगे तो किस चीज की है, यहाँ संख्या गुणा में दी गई है, तो इधर जाएगी तो ये भाग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो ये संख्या है हमारी अंडरूट 32/x, ये क्या है अंडरूट 32/x। 4900 में अगर आप 1225 का डायरेक्ट भाग दोगे तो आपके पास 4 आंसर आएगा, यानी कि इसमें इसका भाग दोगे तो 4 पे पूरा पूरा ये कटेगा, क्योंकि 12 चौके होता है 48, 48, और 100 बचेगा, 100 बचेगा तो 25 चौके 100 पूरा हो जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस अंडरूट को फिर से हटाएंगे, तो इधर संख्या आ जाएगी 32/x। और जब भी अंडरूट हटाते हैं, जब भी अंडरूट को हटाते हैं तो जो बराबर संख्या लिखी जाती है उसकी क्या करते हैं, स्क्वायर। तो 4 की स्क्वायर आ जाएगी 16। अब हमारे पास संख्या क्या आएगी, 32/x बराबर 16। और x बराबर अगर आपको लिखना है तो 32 बटा क्या हो जाएगी 16, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 2। तो 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये बिल्कुल छोटी सी चीज है, ये भी कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देती है। जैसे यहाँ 32/x है, बराबर लिखा है 16, तो 16 के नीचे आप एक मानो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 32 गुणा में 1 बराबर 16 गुणा x। तो x को एक तरफ लिखोगे तो 16 गुणा में, तो दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा, तो 32/16 यानी कि x/2। बिल्कुल छोटी सी चीज है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि x को इधर लिख दिया इधर लिख दिया। तो x किसी भी तरफ हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसके नीचे एक मान के भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, या फिर इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। यह है हमारा अगला प्रश्न, तो इसमें हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हल करेंगे। वैसे ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत से स्टूडेंट को ऑलरेडी ये छोटी छोटी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन जब भी आपके पास ऐसे बड़ा क्वेश्चन आए तो आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वह ये है कि आप तो एक तो पॉइंट को, दशमलव को ध्यान में रखना है कि कितने अंकों के बाद में लगाया गया है। दशमलव का अच्छे से आप ध्यान में रखोगे कि दशमलव कितने अंकों के बाद लगाया गया, वो अंक काउंट करने होते हैं। जब भी पॉइंट वाला हो, अगर पॉइंट नहीं लगे फिर तो आप डायरेक्ट आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप पॉइंट देखोगे कि पॉइंट कहाँ लगाना है हमें, तो पॉइंट ऊपर देखो, यहाँ पॉइंट के बाद में यहाँ 1, 2 और 3, तो ये कितने अंक है, यह 3 अंक है। यहाँ पॉइंट के बाद राइट साइड में 3 अंक है, और यहाँ पॉइंट के बाद राइट साइड में 3 अंक है। तो ऊपर कितने अंक हुए, पॉइंट के बाद टोटल हो गए हमारे 9 अंक। दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, 9। अब नीचे संख्याएं पॉइंट के बाद काउंट करनी है कि आपको कितनी है। यहाँ पॉइंट के बाद कितने हैं, 4। यहाँ पॉइंट के बाद 4, और यहाँ पॉइंट के बाद 1, और यहाँ पॉइंट है ही नहीं। तो आपके पास टोटल नीचे कितने आ जाएंगे, 4 और 4 8 और 1 9। तो नीचे की तरफ भी पॉइंट के बाद अंकों की संख्या 9 है। अगर ऊपर नीचे संख्याएं सेम हो तो फिर हम सभी पॉइंट्स को हटा सकते हैं, और डायरेक्ट हमारे जो नंबर्स हैं उन नंबर को हम, उन अंकों को डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ संख्या 1296 हो जाएगी, यहाँ 81 हो जाएगी सीधी डायरेक्ट, और यहाँ आएगी 5776। यानी कि जो नंबर्स दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं, पॉइंट हटाने के बाद डायरेक्ट सीधी संख्याएं लिख सकते हो आप। अब हम ऊपर नीचे ये तभी लिख सकते हो दोस्तों जब ऊपर नीचे जो हमारे दशमलव के बाद अंकों की संख्या है वह बराबर हो, क्योंकि वे पॉइंट के बाद में जो जीरो लगाने वाला सिस्टम होता है वो ऊपर नीचे बराबर होता है, तो जीरो से जीरो क्रॉस हो जाती है, इसलिए हम पॉइंट के बाद अंकों की संख्या डायरेक्ट काउंट करते हैं। अगर मान लो यहाँ बराबर ना हो तो फिर क्या क्या करोगे, इस चीज को भी थोड़ा समझो। अगर मान लो ऊपर की तरफ तो 9 अंकों के बाद पॉइंट के बाद में 9 अंक है, और नीचे की तरफ पॉइंट के बाद में मान लो 8 अंक ही आए,
यानी कि कम या ज्यादा हो जाए संख्या, फिर आप ये करोगे जैसे ऊपर नीचे 8 8 तो बराबर हो गए, ऊपर एक अंक एक्स्ट्रा है, यानी पॉइंट के बाद एक अंक एक्स्ट्रा है, तो आप नीचे की तरफ एक जीरो एक्स्ट्रा लगाओगे। जितने अंक एक्स्ट्रा होते हैं उससे उल्टी तरफ जीरो एक्स्ट्रा लगाई जाती है। वैसे तो ये सिस्टम ऑलरेडी पता होता है स्टूडेंट को, जैसे कि हम मान लो यहाँ कोई संख्या आ गई, 2.42 है, नीचे है 56। अब इसको अगर आप हल करते हो तो यहाँ पॉइंट हटाते हो तो पॉइंट के बाद दो अंक है तो नीचे दो जीरो लगाई जाती है। इसी प्रकार से देखा जाता है सारा सिस्टम पॉइंट वाला, कि जब पॉइंट हटाते हैं तो उसकी उल्टी साइड के अंदर हम जीरो लगाते हैं। अगर ऊपर नीचे पॉइंट की संख्या बराबर है तो फिर जीरो से जीरो कट जाती है, तो उसको हम चलो, जैसे आप देखोगे 2.4 को डिवाइड करना है 5.6 से, तो आप 24 में 56 का डायरेक्ट भाग दे दो तब भी आंसर बराबर आएगा, पॉइंट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद ऊपर भी एक अंक है और पॉइंट के बाद नीचे भी एक ही अंक है। जब अंकों की संख्या बराबर होती है तो हम डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। अगर पॉइंट की संख्या बराबर ना हो फिर क्या करते हैं, जैसे ऊपर होता 2 पॉइंट, यहाँ 2.467 होता मान लो, तो पॉइंट के बाद तीन अंक थे और नीचे पॉइंट के बाद एक अंक था, तो कितने अंक एक्स्ट्रा थे, ऊपर ऊपर दो अंक एक्स्ट्रा, तो जितने अंक एक्स्ट्रा उतने नीचे जीरो लगते हैं। और ऐसा उल्टा हो, नीचे की तरफ अगर पॉइंट के बाद अंक ज्यादा हो, जैसे मान लो नीचे 6.78 है, ऊपर 5.1 है, अब ऊपर तो पॉइंट के बाद एक अंक है और नीचे दो अंक है, तो अब नीचे वाला पॉइंट हटाओगे तो दो अंक है, तो कितने अंक एक्स्ट्रा है ऊपर वाले पॉइंट के बाद अंकों से, ऊपर तो एक अंक नीचे दो, तो नीचे एक अंक एक्स्ट्रा है तो एक जीरो ऊपर की तरफ लगती है, तो ऊपर संख्या हो जाएगी 510 और नीचे हो जाएगी 678। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो ये होता है पॉइंट वाला सिस्टम, थोड़ा सा बता दिया ताकि कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि ये पॉइंट किस प्रकार से हल होते हैं। तो अब हम ऊपर नीचे पॉइंट के बाद अंकों की संख्या क्या है, सेम है, तो हम डायरेक्ट वही संख्या लिख रहे हैं जो कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ जो 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 संख्या दी गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1296 का जो अंडरूट होता है वह होता है 36, यानी कि 36 की स्क्वायर होती है 1296। अब ये तो आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस से पता चलेगी, जो अगर कुछ याद होगी तब भी हल कर सकते हैं, या मैंने जो मेथड बताया उनसे आप निकाल भी सकते हैं। 81 का अंडरूट होता है 9। 57 76 किसकी स्क्वायर होती है, ये होती है 76 की। नीचे संख्या 156 25, ये होती है 125 की स्क्वायर। गुणा में है 361, तो ये आ जाएगी हमारी 19 की स्क्वायर। यहाँ दी गई है 729, ये हो जाएगी 27 की स्क्वायर। और 64 हो जाएगी हमारी 8 की स्क्वायर। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर गुणा करो और नीचे की तरफ जब गुणा करोगे तो ऊपर आएगा 24 624, ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करोगे तो नीचे वाला आएगा 513 000। और इसको जब आप काटापीटी करोगे तो ऊपर आएगा 48 और नीचे आएगा 1000 हजार। अब आप इसको आगे और हल करोगे तो 48 में हजार का भाग दोगे, मतलब कोई भी, अब यहाँ देखो पॉइंट, यहाँ कितने जीरो है, तीन जीरो है, तो ऊपर जो 48 है राइट साइड पे हम तीन अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे, एक दो, तीसरा अंक है नहीं तो इसलिए जीरो मानेंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट से पहले एक जीरो लगाई जाती है ताकि ये पॉइंट अच्छे से दिख सके, इसलिए सिंपल सी जीरो लगा सकते हो आप, ना भी लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाली जीरो लगानी इंपॉर्टेंट है जो चार के साथ दी गई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। इसी के साथ दोस्तों जो ये हमारा चैप्टर है वर्गमूल और घनमूल का, ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। बहुत सारे इसके अंदर हमने क्वेश्चन देखे अलग अलग टाइप से, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इस वीडियो के अंदर लिए गए ताकि अच्छे से आप समझ सको कि एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। और जो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है घातांक एंड करनी, घातांक स्लैश करनी, यानी कि घातांक और करनी के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को जो घातांक और करनी है इसको बोला जाता है इंग्लिश के अंदर इंडिसेस एंड सर्ड्स, SURDS सर्ड्स। तो घातांक और कम करनी चैप्टर है, इसको हम आगे डिटेल में, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर होंगे, इनको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि पावर्स है तो घातांक के कुछ नियम होते हैं, घातांक को बोला जाता है पावर भी, कब बोला जाता है, घातांक को पावर बोला जाता है। और इसके अंदर जो करनी है
करनी के रूल्स पढ़ेंगे, यानी कि अंडर रूट के रूल, जो अंडर रूट होता है, रूट्स होते हैं उसके बारे में, रूल्स होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कैसे कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। यानी कि जब पावर एक दो से ज्यादा, दो और तीन होती है तब तो उसको वर्गमूल और घनमूल बोला जाता है। जब पावर्स बढ़ जाती हैं, आगे हम चैप्टर में बात करेंगे, अगर पावर चार हो जाए, पांच हो जाए, फिर हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया या उसकी पावर फ्रैक्शन के अंदर दे दी जाए, जैसे मान लो अब मैंने यहाँ लिख दिया 128 लिख दिया, इसकी पावर लगा दी 1/7, की पावर 1/7 लगा दी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक हमने बात की थी सिर्फ इसकी पावर 1/2 लगा दिया, तो 1/2 को क्या बोला जाता है? अंडरूट। तो हम इसको अंडरूट लगा के आगे हल कर रहे थे, लेकिन आगे जब पावर्स बढ़ेंगी तो फिर हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे, तो वो पढ़ेंगे हम घातांक एंड करनी के अंदर। तो उसके कुछ नियम से भी पढ़ेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन भी आगे देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है।